हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एमबीए एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे एंड आप कैट एंड स्नैप के मॉक्स दे सकते हैं। तो जो कैट का पैकेज है इट इंक्लूड 6 मॉक टेस्ट एंड द फर्स्ट मॉक टेस्ट इज़ फ्री, तो आपको ज़रूर दें एंड इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 479 फॉर 6 मॉक टेस्ट एंड यू कैन यूज़ कैट 20 टू अवेल अ 20% डिस्काउंट। आज हम स्नैप का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉक उसमें इंग्लिश सेक्शन एंड स्नैप के 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं इस कोर्स में, जिसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप अपने जो परफॉर्मेंस है वो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस है 499, बट इफ़ यू यूज़ MBA 20 सो यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 399 ओनली। ओके, तो इसका हम फर्स्ट मॉक और उसमें फर्स्ट मॉक का इंग्लिश सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है। सो ऑलराइट, सो अब इसमें हमें ब्लैंक फिल करना है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से गिवन है हमें? वुड, माइट, कैन एंड कुड। सो इट वॉज एविडेंट ही ब्लैंक हार्डली बिलीव दैट शी हैड परसुएडेड द मैन टू टॉक इन ओनली अ फ्यू मिनट्स। सो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट होता है क्लियर। तो क्या क्लियर था? उससे पहले आप देखो वॉज गिवन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट टेंस में सेंटेंस। ठीक है, तो इट वॉज एविडेंट कि वो विश्वास नहीं कर पाया हाउ शी हैड परसुएडेड द मैन। तो इसको ये हमें कन्वे करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कैन तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट में नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास बचता है वुड, माइट एंड कुड। तो इनमें से कौन सा जो बेस्ट एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर मीनिंग? वुड अगर हम यूज़ करते हैं पास्ट में तो वो पास्ट हैबिट के लिए होता है, जैसे कि ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। ठीक है, ही वुड, तो वो बताता है कि वो पास्ट में वो हैबिट थी। बट यहाँ पर पास्ट हैबिट का तो कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा, तो वुड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब माइट है या कुड है, तो यहाँ अगर हम आगे देखें कि उसके बिलीव करने पर क्वेश्चन हो रहा है कि वो ही कुड हार्डली ही ब्लैंक हार्डली बिलीव दैट शी हैड परसुएडेड द मैन। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस आदमी को परसुएड कर लिया था, कन्विंस कर लिया था। तो एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर वुड माइट नहीं होना चाहिए। माइट तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, सो इट शुड बी डी, यानी कुड होना चाहिए इसका आंसर। ओके, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ ओके। सो हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? जैसे कि एलिट्रेशन होता है, मेटाफर, सिमिली, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये सब क्या, हाँ, ये हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट वेज, डिफरेंट जो आइडियाज़ है वो कन्वे करने के लिए इफेक्टिवली। तो पोम्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर इन लाइन्स को देखिए, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ठीक है, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, तो ही किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पर डेथ के लिए यूज़ हुआ है। आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बट डेथ स्टॉप फॉर मी। तो जब यहाँ अब ये रुक ना किसी के लिए, ये जो डेथ स्टॉप्ड फॉर मी, तो ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो हमने एक नॉन ह्यूमन थिंग को दी। एक डेथ को है हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो पर्सोनिफिकेशन है वो जो है ये कन्वे करता है कि एक नॉन ह्यूमन थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए सी। बाकी जो पोएटिक डिवाइस है एक बार वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है तो वह ओनोमेटोपिया होता है, जहाँ पर ऐसे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल साउंड से ही सिमिलर उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है। जैसे अगर हम बात करें बूम, ठीक है, तो जब कोई ब्लास्ट होता है एक बूम साउंड हम कहते हैं, तो साउंड भी बूम ही होती है और उसको हम बोलते भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बूम ही है। ऐसे ही हम कहते हैं कि द बुक ड्रॉप विद अ थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्या होता है? द वर्ड इज प्रोनाउंस सिमिलर टू द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो थर्ड, बूम, ये सब जो है वो वर्ड्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। अच्छा, मेटाफर होता है जब कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन हम लाइक या एज डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि एज रेड एज रोज़, ठीक है, तो वहाँ पर एज हमने यूज़ किया कंपैरिजन के लिए, तो वहाँ पर सिमिली होता है, वो सिमिली होता है।
मेटाफर होता है विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज। ऑलराइट, अच्छा एलिट्रेशन होता है जहाँ पर कहीं कहीं सिमिलर जो साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स एक साथ आते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है। जैसे कि अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें, द फ्रीजी ब्रीज फ्रोज द 3 ट्रीज। तो अगर यहाँ पर देखो द 3 ट्रीज, ठीक है, तो ये सेम साउंड आ रही है, तीनों जो वर्ड्स हैं वो एक साथ आ रहे हो, सेम साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो ये है, हमने देखा इसका आंसर होना चाहिए सी। एंड नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन है, ठीक है, हमें देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। वी आर ऑफन मिसलीड बाय पीपल हु अर्ज अस टू डू थिंग्स वी शुड नॉट, ठीक है। अब यहाँ वी आर ऑफन मिसलीड, तो यहाँ पर अब यहाँ देखोगे तो यहाँ मिसलीड यूज़ हुआ है, ठीक है, ये बेस फॉर्म वर्ब है, और मिसलेड ये सेकेंड फॉर्म वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ मिसलेड ये जो है ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, ठीक है। वी आर ऑफन मिसलेड बाय दिया हुआ है, कौन मिसलीड कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिसलेड ही होगी, MISLED, ना कि मिसलीड। तो यहाँ पर आप बेस फॉर्म वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस में आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज़ होगी एंड थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ होगी। तो एरर था ए पार्ट में और हम उसको मार्क कर देते, मिसलेड होना चाहिए था ना कि मिसलीड, तो होगा एरर पार्ट ए में, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, ठीक है। सो ऑलराइट, सो हमें करेक्ट सेट ऑफ वर्ड चूज करना है दैट फिट इन द ब्लैंक। इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट दे ब्लैंक फॉर रियर व्यू मैनर, ठीक है, तो एक जगह का नाम है। ऑलराइट, तो दे ब्लैंक सब्जेक्ट है, फिर एक ब्लैंक है, और तो हमें यहाँ पर एक वर्ब चाहिए, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स गिवन है, ठीक है, तो हम करेक्ट फ्रेजल वर्ब चूज़ करेंगे। तो सेट ऑफ, सेट बैक, सेट अप, सेट असाइड, तो क्या होगा, ब्रेकफास्ट के बाद वो रियर व्यू मैनर गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब में से जो है सेट बैक क्या होता है कि कोई अगर आप कोई काम कर रहे हो फिर कोई फेलियर आता है तो दैट्स अ सेट बैक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते, दोज आर सेट बैक्स, ठीक है, वो नहीं होगा। सेट ऑफ होता है सेट ऑफ एन अलार्म, ठीक है, या तो वो होगा, या फिर एक होता है कि आप जैसे अलार्म जो है वो बज गया, सेट ऑफ, ठीक है, एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गई, सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। लेकिन सेट ऑफ का एक और मीनिंग होता है, वो है टू गो, इसका मतलब होता है टू गो। और यहाँ पर अगर आप देखो, इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट फॉर रियर व्यू मैनर, ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। एंड यहाँ ए इसका आंसर होना चाहिए। हम बाकी भी देख लेते हैं। सेटअप होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना, सो सेटअप भी नहीं। एंड सेट असाइड, ठीक है, जैसे अगर आप अपने डिफरेंसेस को सेट असाइड करते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप आपके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो फ़र्क हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। सेट असाइड एक जगह और यूज़ होता है, अगर आप हर महीने कुछ मनी है वो सेव कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो यू आर ऑल्सो सेटिंग असाइड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, तो वो सेट असाइड होता है। लेकिन ये इस मीनिंग ये जो सेंटेंस है यहाँ पर फिट नहीं होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ सेट ऑफ ही फिट हो रहा है, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज पॉसिबल we will eventually have more books than available space for them, but हमें यहाँ पर idiom fill करना है, appropriate idiom, ठीक है। so we will go back to the drawing board। अगर हमारे पास eventually यानी कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास स्पेसेस ज़्यादा बुक्स होंगी, लेकिन यहाँ पर बट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
बट हमें बता रहे हैं कि आगे जो आने वाला जो क्लॉज है वो कंट्रास्टिंग क्लॉज है। तो ऐसा हमें ईडियम चूज़ करना है जो कि इस सेंटेंस को कंट्रास्ट करता हो। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ है वी विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, वी विल लॉक द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज़ बोल्टेड। तो इनकी मीनिंग देखो एक बार कि यहाँ पर जो फिट होता है इडियम वो है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। यानी कि हमारे पास एक टाइम आएगा जब बुक्स रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन हम उसके बारे में तब सोचेंगे जब वो प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब वो स्पेस ख़त्म होगी तब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे या उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कि ये जो इडियम है क्रॉसिंग अ ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, इसका मतलब क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो सी है वो यहाँ पर फिट होगा। बाकी इडियम्स हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर वो है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कोई अगर कोई जो है प्रॉब्लम आ गई है तो उसके बाद जो है उसके बारे में सोचना या फिर ये देखना क्या स्टेप्स किए जा सकते थे। सो दैट डज नॉट फिट हियर। वी विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि दोबारा से शुरुआत करना। ड्राइंग बोर्ड जब आप प्लान बनाते हो तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप दोबारा से शुरुआत करते हो, पर यहाँ पर किसी चीज़ हमें सेंटेंस को देख के नहीं लग रहा कि किसी चीज़ की दोबारा शुरुआत होनी चाहिए। वी विल लॉक द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज़ बोल्टेड। बोल्टेड मतलब भाग गया वो। सो जब हॉर्स जा चुका है उसके बाद स्टेबल को लॉक करना, यानी कि जब प्रॉब्लम हो चुकी है, जब कुछ गलत हो गया है, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो गया गलत, उसके बाद फिर आप कुछ एक्शन लेते हो, ठीक है, जो यूज़लेस है, तो वो भी यहाँ पर फिट नहीं होता। सो सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है, डिबॉचरी। ओके, तो डिबॉचरी यानी कि कोई पर्सन है जैसे जो कि वर्ल्डली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्लेजर्स होते हैं, ठीक है, उनमें वो इन्वॉल्व रहता है बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ डिबॉचरी। ऑलराइट, तो चाहे वो फूड हो, सेंशुअल प्लेजर्स हो, ठीक है, ड्रिंकिंग हो, तो ये सब। सो इससे सिमिलर वर्ड कौन सा है? डेकेडेंस, एसेटिसिज्म, प्रोफ्लिगेसी, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी अगर हम देखें तो वो होता है कि कोई रिलीजियस कोई फिगर हो, कोई रिलीजियस बुक हो, उसके अगेंस्ट कुछ कहना, गॉड के अगेंस्ट कुछ कहना, बट दैट इज़ नॉट सिमिलर टू डिबॉचरी। प्रोफ्लिगेसी होता है जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू क्लोजेस्ट। एसेटिसिज्म होता है कि जो साधु को आप देखते हो, एसेटिक, यानी कि जो वर्ल्डली जो चीज़ें होती हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, उनसे दूर रहते हैं। तो ये तो ऑपोजिट मीनिंग कर रहा है, ये नहीं होगा। डेकेडेंस इसका आंसर है, क्योंकि डेकेडेंस का मीनिंग भी सिमिलर है डिबॉचरी से, जो इमोरल जो कंडक्ट होता है किसी पर्सन का, ठीक है। तो जो हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पर हम वो वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि डेकेडेंस और डिबॉचरी सिमिलर ही है मीनिंग में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। ऑलराइट, तो बाकी वर्ड्स नहीं है, डिबॉचरी एंड डेकेडेंस सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमें कंपाउंड वर्ड कन्वेज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड गिवन बिलो। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जो दो वर्ड्स से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे दो वर्ड है जिनके बीच में स्पेस है, वो भी कंपाउंड वर्ड हो सकता है। दो वर्ड्स हैं जिसमें हाइफन है, वो भी कंपाउंड वर्ड हो सकता है। एंड ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें दो डिफरेंट वर्ड से मिलके बने लेकिन स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पर रोड मैप, रोड और मैप से मिलके बना है, लेकिन इसका रोड और मैप से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंट होगा कुछ। तो यहाँ पर क्या मीनिंग होता है रोड मैप का? सो an obstacle that prevents one from reaching one's goal, a plan or strategy to achieve a goal, a target that must be achieved in order to achieve a goal, or a list of possible objectives. तो जब आपने ये सुना होगा कि the government has drawn up the road map to eliminate tuberculosis or to tackle anemia, to tackle malnutrition,
तो वो जो रोड मैप बनाया जाता है उससे आप क्या आप इन्फर कर सकते हो कि एक कोई प्लान होता है किसी चीज़ को फेस करने का, टैकल करने का, ठीक है, एक प्लान है। तो यहाँ पर प्लान से रिलेटेड कौन सा ऑब्स्टेकल तो नहीं है, यहाँ पर प्लान से रिलेटेड कुछ मेंशन्ड है, टारगेट लिखा है यहाँ पर, बट रोड मैप इज़ नॉट अ टारगेट। रोड मैप इज़ नॉट अ टारगेट, इट इज़ नॉट a target or objective, it is a plan or a strategy to achieve a goal, ठीक है। तो रोड मैप होता है a plan or strategy to achieve a goal, okay। so जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं which is identify the sentence in which force is not used as a verb। तो force यूज हुआ है फोर डिफरेंट सेंटेंसेस में, हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। देखते हैं। अदर ट्राइब्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स वर ऑल्सो फोर्स्ड इनटू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड रिजर्वेशंस, सो दे वर ऑल्सो फोर्स्ड। अगर आप यहाँ देखो वर के बाद फिर फोर्स्ड लिखा है, तो फोर्स्ड ये पैसिव वॉइस में, ठीक है, और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। थर्ड फॉर्म वर्ब है ये फोर्स्ड, ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, ठीक है। इसको ये जो है ये वर्ब है। फॉलिंग सेल्स एंड अ कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट्स फोर्स द कंपनी टू ले ऑफ मोर वर्कर्स। यहाँ पर जो है फॉलिंग सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ये सब्जेक्ट है हमारा, इसने फोर्स किया कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ ये वर्ब है, ठीक है। इन चीज़ों ने ये एक्शन बता रहे हैं, फोर्स किया कंपनी को, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ब। तो ये सेकेंड फॉर्म जो है फोर्स की यूज़ हुई है। इट फोर्स्ड, इफ फोर्स्ड टू असॉल्ट अ कैसल देयर वर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू द अटैकर्स। तो इफ फोर्स्ड, तो यहाँ पर भी जो है ये वर्ब है, ऑल्दो यहाँ पर जो इफ़ क्लॉज पहले आया है, ठीक है, इफ़ क्लॉज पहले है, लेकिन जो ये फोर्स है किसके लिए यूज़ हुआ है, अटैकर्स के लिए ही यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर वर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू द अटैकर्स इफ़ दे वर फोर्स टू असॉल्ट अ कैसल, दोनों का सेम मीनिंग होगा। हम वैसे भी लिख सकते हैं, ये क्लॉज मेन क्लॉज पहले और जो इफ़ क्लॉज है वो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, इफ़ क्लॉज पहले लिख सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर है वो सब्जेक्ट अटैकर्स, ठीक है। तो यहाँ ये फोर्स उनके लिए यूज़ हुआ है और ये करेक्ट है। यहाँ देखो, शी फ्लैश द अदर वुमन अ फोर्स्ड स्माइल। अब यहाँ अगर हम देखें, स्माइल जो है इट इज़ अ नाउन एंड फोर्स्ड ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, इट्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये नाउन नहीं है, फोर्स स्माइल की बात हो रही है, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो डी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब में सेंटेंसेस में फोर्स जो है वो यूज़ हुआ है एज अ वर्ब, ठीक है। यहाँ पर यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट बियर्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन। हमारे पास वर्ड्स जो गिवन है वो है सॉरो एंड वेल। वेल इज़ टू क्राई, टू लेमेंट, ठीक है, टू एक्सप्रेस योर ग्रीफ। सॉरो क्या होता है, दुख, ग्रीफ, और उसको एक्सप्रेस करने को हम बोलते हैं वेल। अच्छा, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि रिलेशनशिप जब गिवन है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सॉरो इज़ अ नाउन एंड वेल इज़ अ वर्ब, टू वेल, टू क्राई, ठीक है। तो यहाँ पर अब शॉक एंड गैस्प, ठीक है, फियर एंड अफ्रेड, डिस्गस्ट एंड डर्टी, एम्बैरेस्ड एंड ब्लश। तो शॉक एंड गैस्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको शॉक लगता है, आप हैरान होते हो, यू गैस्प। गैस्प क्या होता है, आप हैरान होते हो, यू ओपन योर माउथ, यू टेक अ सडन यू टेक अ सडन इनटेक ऑफ ब्रेथ। तो वहाँ पर गैस्प करते हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। ये शॉक जो है वो एक जो है इमोशन है या कहीं की एक फीलिंग है, और गैस्प है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो शॉक। सॉरो दुख होता है, और वेल कैसे आप उसको सॉरो को एक्सप्रेस करते हो। लेकिन हम बाकी ऑप्शन से एक बार देखते हैं। फियर एंड अफ्रेड, फियर इज़ अ नाउन, फियर का मतलब क्या होता है, दुख, ओके। एंड अफ्रेड कोई पर्सन होता है। अफ्रेड इज़ नॉट हाउ यू एक्सप्रेस योर फियर। अफ्रेड तो एक एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, ही इज़ अफ्रेड, ठीक है।
तो वो एक एक्शन नहीं है फियर को कन्वे करने का, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। डिस्गस्ट एंड डर्टी, डर्टी एडजेक्टिव है, किसी की डर्टी कोई चीज़ हो सकती है जिससे आपको डिस्गस्ट हो, ठीक है। डिस्गस्ट क्या होता है? हेट्रेड, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो यहाँ पर ये डर्टी जो है वो डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। डिस्गस्ट एक नाउन है, इट इज़ अ फीलिंग, वो ठीक है, लेकिन डर्टी जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एम्बैरेस्ड एंड ब्लश, एम्बैरेस्ड, अब व्हेन यू आर एम्बैरेस्ड डू यू ब्लश, तो यहाँ पर जब आप एम्बैरेसमेंट होती है आपको तो यू ब्लश, ब्लश क्या होता है? दैट आप योर जो फेस है उस पर एक कहें कि देयर इज़ अ सडन रश ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड फेस जो है वो एक रेड जो है वो टिंट शो करता है, तो ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एम्बैरेस्ड एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये नाउन है। तो ये जो यहाँ पे ऑल्दो ये इसका एक्सप्रेशन है एम्बैरेसमेंट का, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव गिवन है। लेकिन ये जो शॉक और गैस्प है ये बिल्कुल यही रिलेशनशिप शो कर रहे हैं जो सॉरो और वेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए ए, ठीक है, शॉक एंड गैस्प। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमें ओके पैराजम्बल्स है, हमें इस पैराग्राफ को अरेंज करना है, देखते हैं। दिस विल इन टर्न इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, इन टर्न यानी कि कोई स्टेप मेंशन्ड होगा उसी से आगे फिर बताया हुआ उसी का ही इम्पैक्ट, इन टर्न। तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। एडिशनली इट विल एनहांस अवेयरनेस, अब किसी चीज़ की बात हो रही है, समथिंग विल इंक्रीज अवेयरनेस, इट किसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ है लेकिन हमें नहीं पता क्या, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं है। नॉर्वे विल हेल्प फंड इंडियाज़ हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं आगे, ठीक है। सी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस हो। आगे देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी 3 years until September 2026। अब यहाँ पर जो लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। इन दीज ईयर्स इट विल ऑर्गेनाइज, तो ये तो क्लियर हो गया कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है देखते ही। तो हम ऑप्शंस देखते हैं पहले कि क्या सी ओके, तो जैसे हम ये देखते हैं तो ए और डी जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो या तो सी बी ए ई डी होगा या तो सी डी ई ए बी होगा, ठीक है। चलो, तो या तो सी के बाद बी आएगा या तो सी के बाद डी आएगा, देखते हैं कौन सा जो है वो आना चाहिए। तो सी में हमें बताया हंगर प्रोजेक्ट को कैसे फंड करेगा नॉर्वे, और वो कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करेगा उत्तराखंड में। तो बी अगर आता है, एडिशनली इट विल एनहांस अवेयरनेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ वाया 334 जागरूक मंच से इफेक्टिवली कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओके, ये हो सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी 3 years until September 2026 विद अ बजट ऑफ 44.7 million। ओके, ठीक है। हम और सेंटेंस देखते हैं, पहले पूरा अरेंजमेंट करते हैं फिर देखते हैं। तो अगर इसके बाद सी के बाद आता है, अच्छा द प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात हुई, उसी के बारे में बता रहे हैं कि एक तो कौन फंड कर रहा है प्रोजेक्ट को, और उसी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि 3 साल तक वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी और कब तक वो चलेगा, कितना उसका बजट है। फंडिंग की बात हुई, उसी की बात हो रही है और बजट भी बताया, ठीक है। तो सी डी, फिर अब यहाँ इन दीज ईयर्स मैंशनड है, ठीक है, और यहाँ पर 2026 लिखा है, 3 years, और उसी के बाद ठीक इन दीज ईयर्स इट विल ऑर्गेनाइज कैपेसिटी, क्या क्या करेगा वो इन 3 सालों में। तो सी डी ई सेंटेंसेस जो है वो एक के साथ एक आ रहे हैं, डी और ई तो पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईयर्स मेंशन है और उसी ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ए और बी है हमारे पास, दिस विल इन टर्न, तो देखो कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे और पंचायत जो है वो स्ट्रेंथन होंगी, ठीक है। तो ये इससे और क्या होगा, इन टर्न हमने पहले देखा था कि कोई चीज़ पहले हुई उसी का ही फर्दर जो है नेक्स्ट जो स्टेप है क्या होगा। तो यहाँ पर है कि इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड्स के लिए। तो ये होना चाहिए सी डी ई ए। एडिशनली इट विल एनहांस, तो ये उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो सी डी ई
ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है, सी डी ई ए बी, ठीक है, ये ही सी डी ई ए बी होगा। और हमने ये भी देखा था डी और ई तो पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो डी के बाद ई ही आना चाहिए। तो ये भी देख के हम कर सकते थे, सी से बिगिन हो रहा है, डी ई पेयर फॉर्म कर रहे हैं, देखा हमने डी ई यहाँ पर पेयर फॉर्म कर, यहाँ तो ई डी है तो ये नहीं होगा, ये सी ही आंसर होगा, ठीक है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, मैंने पूरा आपको पैराग्राफ अरेंज करके बताया, लेकिन आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सिट ऑन द फेंस। तो इस फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? आप फेंस पर बैठे हो, फेंस जो बाड़ होती है, जो बाउंड्री पर लगाते हैं हम, ठीक है। तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, ना तो आप इस साइड हो या ना ही इस दूसरी साइड हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन एनी साइड। तो इसका मतलब लेज़ी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना नहीं होता, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, दैट इज़ व्हाट सिटिंग ऑन द फेंस इज़, ठीक है। आप फेंस पर बैठे हो, आप ना तो आप फेवर में डिसीजन ले रहे हो, ना अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हो, यू आर डिलेइंग योर एक्शन, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सो आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हु, विच, दैट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव whom, ठीक है, पोजेसिव whose, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। तो यहाँ पर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये क्या करते हैं, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जो है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद फिर डिपेंडेंट क्लॉज आता है, जिसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि दिस इज द हाउस दैट ही बिल्ट। तो यहाँ पर दैट किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए यूज हुआ है। दिस इज द हाउस दैट ही बिल्ट, ठीक है। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हमें आइडेंटिफाई करने हैं। देयर विल बी टाइम, ठीक है, टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। अब ये दैट किसके लिए यूज़ हुआ है? इन फेसेस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। दैट का मतलब क्या? द फेसेस यू मीट, यही मीनिंग है इसका। तो दैट यहाँ पर फेसेस की जगह यूज़ हुआ है। दिस इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक रिलेटिव क्लॉज को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट मीन्स दैट इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन से जो है प्रोनाउंस हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग हमें आइडेंटिफाई करनी है। हिस्टेरिया, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्ट किसकी है? हिस्टेरिया HY से शुरू होता है, HI से तो नहीं होता, ठीक है। TEREA नहीं होता, RI है होती है। HYSTERIA क्या होता है हिस्टेरिया? जब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी हैं किसी चीज़ को लेके, हिस्टेरिया है। चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको लेके बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, दैट इज़ हिस्टेरिया। तो करेक्ट स्पेलिंग है D। ऑलराइट, नेक्स्ट है ऑड वन आउट, ठीक है। तो बस हमें 4 वर्ड्स गिवन है, हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है। पनिशमेंट, फेलेनी, डिरेंज्ड, प्रिजन। तो अगर आप देखो पनिशमेंट, प्रिजन, ये आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि किसी को पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, उसको प्रिजन में डाला जाता है। तो फेलेनी क्या होता है? फेलेनी इज़ ऑल्सो ए क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। एक क्राइम आपने कमिट किया, इट्स अ फेलेनी। तो पनिशमेंट, फेलेनी एंड प्रिजन, तीनों वर्ड्स जो हैं वो क्राइम से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड हैं। लेकिन जो डिरेंज्ड है, ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपने सेंसेस में नहीं है, ठीक है, जो मेंटली मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, जो सेंसेस में नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, सो दैट्स अ डिरेंज्ड पर्सन। और उसका क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है, बाकी सब वर्ड्स क्राइम से रिलेटेड है। तो इसका जो है सी, इसका जो है आंसर होना चाहिए, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विद द यूसेज ऑफ द वर्ड बैक। ठीक है, बैक है, 3 सेंटेंसेस में यूज हुए, हमें पार्ट ऑफ स्पीच मैच करने हैं। शी वॉज लेफ्ट विद एन एकिंग डिजायर टू टर्न बैक टाइम। ठीक है, द यूनियन रिफ्यूज टू बैक ऑफ अंटिल द कंपनी विथड्रू इट्स प्लान। हिज बैक वॉज टुवर्ड्स द टीचर। अगर आप देखो सबसे ईजिली आप किसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इज हिज बैक, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है हिज। ठीक है, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक है इट्स अ नाउन। तो अगर आप देखो तो ए नाउन है, तो ए और 3 होना चाहिए। ए और 3 कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पर है ए और 3। तो यानी कि या B1 एंड C2, यही ये C एंड D ऑप्शन में से ही हो सकते हैं। अब यहाँ देखो वर्ब कौन सा होगा, टू बैक ऑफ। टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब आ रहा है और ये फ्रेजल वर्ब है, बैक ऑफ। ठीक है, लेकिन टू के बाद आ रहा है तो यहाँ पर ये वर्ब है, रिफ्यूज टू डू समथिंग, रिफ्यूज टू बैक ऑफ। ठीक है, सो टू प्लस इन्फिनिटिव, और तो यहाँ पर ये बैक है तो बी जो है वो टू हो जाएगा, और ये एडवर्ब है टू टर्न बैक टाइम। ठीक है, तो टर्न को मॉडिफाई कर रहा है बैक। ठीक है, टर्न बेस फॉर्म वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है बैक। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, बी जो है वो 2 होगा, तो ये डी इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स मार्क इट। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंग्लिश सेक्शन था स्नैप का, जो हमने अभी अभी सॉल्व किया। तो आप फ्री मॉक जो है वो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर दे सकते हैं। थैंक यू।